Similarly, under Article 215 of the Indian Constitution, High Court is referred as Court of Records. Court of Record means all the subordinate and lower courts are bound to follow the judicial precedent, rules and regulations set by them. In any case, if they do not comply with their higher authorities, they would be liable for the punishment. Let's see what Charter of 1797 has brought for us and why it is called Recorder's Court. Remember the defects of 1753 Charter? That are the reason that gives rights to the 1797 Charter. Let's move ahead. First of all, judicial administration of presidency of other two presidencies, that is Bombay and Madras, was same. It was dealing with 1753 Charter, but not of Calcutta. Why? We will see in the next subunit. So, Court of Request, that we remember, that was taking the 15 pagodas jurisdiction, small petty jurisdiction for quick, that was still going on. But the situation of Calcutta changed. Why? Because of two wars that took place that time, which is Battle of Plassey and Battle of Buxar. We will see both of the wars individually in our next unit. Therefore, the Recorder's Court was established by King George III on Feb 1, 1978. Remember guys, the name of the king are same. George I for the 1726 Charter, George II for 1753 Charter, and this Charter 1797, King George III. Establishment of Recorder's Court at Bombay and Madras. जो मेयर कोर्ट था हमारे पुराने चार्टर में, उसी को रिप्लेस कर करके रिकॉर्डर कोर्ट लेके आया गया. रिकॉर्डर कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? उसमें एक मेयर होगा, 3 एल्डरमैन होंगे और एक रिकॉर्डर होगा. अब आपको समझ में आया इसका नाम रिकॉर्डर क्यों था? क्योंकि इसमें एक एडिशन था जो कि रिकॉर्डर का नाम था. रिकॉर्डर वुड बी अ पर्सन हु इज़ अ प्रोफेशनल लॉयर हैविंग नॉट लेस देन 5 years स्टैंडिंग. मतलब कम से कम उसे थोड़ा सा लॉ का नॉलेज होगा. वो हम कैसे तय करेंगे कि उसकी 5 years की प्रैक्टिस कम से कम होगी अंडर मैजेस्टी. आज भी इस तरीके की हमारी क्राइटेरिया हमारे जजेस के डायरेक्ट अपॉइंटमेंट में देखी जा सकती है. फॉर एग्जांपल, अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन में अपने हाई कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजेस का अपॉइंटमेंट देखा है, तो उसमें लिखा होता है कि 7 साल की प्रैक्टिस फॉर एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट जज के लिए रहती है. हाई कोर्ट जजेस के लिए 10 years की प्रैक्टिस होती है, सो दैट दे शुड हैव द नॉलेज इन दैट फील्ड इन विच दे आर गोइंग टू वर्क ऑन. सिमिलरली ये क्राइटेरिया आप देख रहे हो कब चार्टर से आया था? 1797 के चार्टर से, जब उन्हें लगा कि जो कंट्रीमैन हैं, जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं, उनको लॉ की नॉलेज नहीं थी. दैट इज़ वाई वन पर्सन हु शुड नो द लॉ मस्ट बी अ पर्सन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कोर्ट इटसेल्फ. अब इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ओनली द मैजेस्टी कैन अपॉइंट. तो एक किंग के पास सोल अथॉरिटी थी अपॉइंट करने की. आज के टाइम में हमारे जजेस को कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट, और अबव हायर अथॉरिटीज़ को प्रेसिडेंट करते हैं. बिलो जो कि स्टेट एरिया में रहते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज, CGM, ये सब गवर्नर की अथॉरिटी के अंदर अपॉइंट होते हैं. इनका फंक्शन क्या होगा? रिकॉर्डर का, दे विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कोर्ट. क्यों? क्योंकि दे नो द लॉ, सो दे विल गाइड कि हाउ वी आर गोइंग टू डील विथ दिस केस, व्हाट आर द लॉज दैट शुड बी अप्लाइड टू दिस केस. तो दे विल लीड द केस, दे विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पे थोड़े से कुछ इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल सब्जेक्ट है, तो हमें कुछ चीज़ें याद करनी पड़ेगी. जैसे पहला मेयर रिकॉर्डर कोर्ट्स बनने के बाद कौन था? मद्रास का सर विलियम सयर. बॉम्बे के कौन थे? सर थॉमस स्ट्रेंजेंस. ओके. अब जूरिसडिक्शन रिकॉर्डर कोर्ट का क्या था? अभी तक हमने जितने भी चार्टर्स में कोर्ट्स, मेयर कोर्ट देखे हैं, जैसे कि और मेयर कोर्ट देखा था 1726 के चार्टर में, मॉडिफाइड मेयर कोर्ट देखा था अपने लास्ट चार्टर में, तो उसमें उनके पास जनरली क्रिमिनल और सिविल जूरिसडिक्शन की बात हमने की थी. बट यहाँ पे इनको एडिशनल जूरिसडिक्शन मिले रिकॉर्डर्स कोर्ट को. क्या क्या? इक्विटी जूरिसडिक्शन. इक्विटी बेसिकली क्या कंसर्न करता है कि जस्टिस, फेयरनेस और जस्टिस से हो. इक्विटी हम आज भी अप्लाई करते हैं अपने कुछ केसेस में जहाँ पे लॉ स्पेसिफिकली नहीं दिया हुआ है उस केस को लेकर के. फॉर एग्जांपल, प्रॉपर्टी के केसेस में कई बार होता है कि हमारे पास कोई एक इक्विटेबल, अगर आपने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा हो तो आपने पढ़ा होगा उसमें कि एक इक्विटेबल ओनर होता है. इक्विटेबल ओनर कौन होता है? इक्विटी बायर होता है. इक्विटी बायर कौन होता है? ये सब आपने ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखा हो. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको इन केस बताती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक वो बेचा, आपको मैंने अपनी एक प्रॉपर्टी बेचने का प्रॉमिस किया
और आपको पता है कि वो प्रॉपर्टी मेरी है, आपको ऐसा लगता है क्योंकि मैं ऐसा क्लेम कर रही हूँ, ऐसा प्रोजेक्ट कर रही हूँ, आपने वो मेरे से प्रॉपर्टी खरीद ली और आपने मुझे उसके बदले पैसे दे दिए। पर सपोज यू गॉट टू नो कि वो प्रॉपर्टी मेरी थी ही नहीं, पर आपने क्योंकि गुड फेथ में बाय किया था, तो कोर्ट उस बात को ध्यान रखेगा कि आपके पास नॉलेज नहीं था कि मैं ऐसा फेक या ऐसा डिसीटफुल मीन्स अपना सकती हूँ, और आपने अपने तरफ से पूरी कोशिश की पता करने की वो प्रॉपर्टी मेरी है कि नहीं। तो अगर आप अपने में गुड फेथ है और आपने अपनी सारी राइट्स और ड्यूटीज़ की है, तो जजेस को ध्यान देंगे वाइल डीलिंग विद अवर डिस्प्यूट, एंड दे विल ऑन द बेसिस ऑफ फेयरनेस वो देखेंगे कि दो मेरे पास राइट नहीं है बेचने का, और आपके पास क्योंकि मेरे पास बेचने का राइट नहीं है तो आपके पास खरीदने का राइट नहीं है, बट क्योंकि आपने गुड फेथ में खरीदा था तो आपको कोई नुकसान ना होने पाए। सेकेंड इज एक्लेसियस्टिकल जुरिस्डिक्शन। थोड़ा कठिन है बोलने के लिए बेसिकली, बट इसका मतलब होता है रिलेटेड टू क्रिश्चियन चर्च और क्लर्जी। आपको पता है पहले क्रिश्चियन लॉज अप्लाई होते थे क्रिश्चियंस में, जैसे भी जो हमारे थे चर्च बेस्ड लॉ थे वो, तो ये भी उनके अंडर में थे, उनके जुरिस्डिक्शन में थे। लास्ट इज एडमिरालिटी। एडमिरालिटी जुरिस्डिक्शन मीन्स समथिंग विच इज रिलेटेड टू शिप्स, सी और अदर नेविगेबल वाटरवेज, जहाँ पे जैसे क्या होता है आज भी हमारे पास अगर आपने ये चीज़ ये जो जुरिस्डिक्शन है वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में आता है कि अगर हमारी शिप है वो फॉरेन वाटर्स में है और उसमें कुछ क्राइम हो जाता है तो किसका जुरिस्डिक्शन होगा। होप आपने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ेंगे कि एरोप्लेन्स जो कि हमारी टेरिटरीज़ के अंदर नहीं है, शिप्स जो कि हमारी टेरिटरीज़ के अंदर नहीं है, बट क्योंकि हमारा फ्लैग इंडियन फ्लैग अगर उसमें लगा है तो वी विल कंसिडर इट एज एन पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। बट स्पेसिफिकली देखिए मैंने नीचे लिखा है नोट में कि इट डज़ नॉट इन्वॉल्व रेवेन्यू मैटर्स। क्यों नहीं लिखा है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था दीवानी का, वो हम नेक्स्ट सब यूनिट में देखेंगे। तो देयरफॉर द जुरिस्डिक्शन ऑफ रिकॉर्डर कोर्ट्स वर क्रिमिनल, सिविल, इक्विटी, एक्लेसिकल, एडमिरलिटी। राइट, लेट्स मूव अहेड फर्दर। नाउ अगर जुरिस्डिक्शन है, जुरिस्डिक्शन इन्हेंस हुआ है, तो देखते हैं किसको किसको इंक्लूड किया गया है और किसको किसको इम्यून किया गया है। एज इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट टू द प्रीवियस चार्टर, तो डेफिनेटली जो कंपनी वालों को जो लोग देखते ही नहीं थे, अब यहाँ पे क्या हो गया, जो एम्प्लॉयज़ थे कंपनी के, चाहे वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉय हों, वो लोग उसके परव्यू में आ रहे थे रिकॉर्डर्स जुरिस्डिक्शन में। हैंस इसका स्कोप बहुत बढ़ा कि अब जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो अपना मनचाहा चीज़ नहीं कर सकते थे। बट कौन कौन आउट ऑफ इट्स जुरिस्डिक्शन था, वो था गवर्नर एंड हिज काउंसिल फर्स्ट। Second is the judicial officer of the lower court were kept outside the purview if whatever they have done in its official capacity। आज भी ये जो इम्यूनिटी है वो हमें रिफ्लेक्ट होती है आज के भी टाइम में। फॉर एग्जांपल जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, पार्लियामेंट आज के दौरान जो कहते हैं दे आर इम्यून फॉर दैट, दे आर इम्यून कि उनके ऊपर आप डिफेमेशन का केस बाद में नहीं कर सकते हो। सिमिलरली जो जजेस होते हैं वो पनिशमेंट देते हैं, या फिर जो पुलिस ऑफिसर होते हैं वो अरेस्ट करते हैं, कन्फाइन करते हैं, और अगर वो अपनी पुलिस की कैपेसिटी में करते हैं तो दे आर इम्यून। बट अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में अगर कोई पुलिस वाला आपको लेके जाए और अपने घर में बंद कर दे, दे आर नॉट इम्यून फॉर दैट। दे आर इम्यून कि कोई वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में ऐसा करे, कोई आपके खिलाफ ऑफेंस रजिस्टर हुआ है और उसकी तहकीकात के अंदर वो आपको अरेस्ट करें, दे आर इम्यून फ्रॉम इट, बट नॉट अदरवाइज। Similarly, at that time also, the governor and his council, being the apex, have been outstated from the jurisdiction। अगर आपको एकदम मैं रेफरेंस नए टॉपिक में दूँ तो आप याद करेंगे कि एक लोकपाल की बहस छिड़ी थी कि वहाँ पे हमको प्रेसिडेंट, पीएम जैसे लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए कि नहीं। लोकपाल इज द एजेंसी विच विल चेक द करप्शन ऑन द हायर अथॉरिटीज़। तो हम लोग ने उसमें बहुत बहस हुई थी कि अगर आप एपेक्स अथॉरिटी को ही चेक कर इंक्लूड कर लोगे, देन हु विल डिसाइड कि वो जो अथॉरिटी है जो चेक करी वो तो उससे भी ऊपर हो जाएगी। बट बाद में ये डिसाइड हुआ कि ऐसा नहीं है। इफ़ एनीबडी हैज़ डन एनीथिंग रिलेटिंग टू करप्शन कैन बी चेक्ड बाय द लोकपाल। लेट्स मूव अहेड। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि वो जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग अपने लॉ लगा रहे थे हमारे ऊपर, मतलब जो इंडिया के पीपल थे जहाँ पे हिंदू थे, मुस्लिम थे, अदर रिलीजियस बेस्ड लोग थे,
बट क्योंकि उनको वो लॉ ही नहीं पता था जिसमें उनको पनिशमेंट मिल रही थी, तो इसमें एक इम्प्रूवमेंट हुई कि जो पर्सनल लॉ से रिलेटेड चीज़ें थी, मैरिज से रिलेटेड, इनहेरिटेंस से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट अराइज होंगे, वो उन्होंने डिसाइड किया कि वो डील होंगे पर्सनल लॉ से। हिंदू लोग डील होंगे शास्त्रा से, मुस्लिम लोग डील होंगे कुरान से। और अगर सपोज़ कोई पार्टी है अदर कम्युनिटी की, तो जो डिफेंडेंट की कम्युनिटी होगी दैट विल बी द डिटरमाइनिंग फैक्टर। क्यों? क्योंकि सपोज़ अगर मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू नहीं, हिंदू के लिए तो क्लियरली गिवन है कि वो शास्त्रा, मुस्लिम के लिए है कि वो कुरान के लिए देगा। बट अगर कोई पर्सन एलिगेशन करता है सपोज़ ए बी के ऊपर, बी और ए अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, बट क्योंकि ए के लॉ में कुछ और बात हो सकती है कि वो पनिशेबल हो और बी के में हो कि वो ना हो, बट ऐसे केस में जब बी की कमेटी में वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं कि वो गलत है, तो वो करता है, तो वो कैसे समझेगा कि उसको नहीं करना चाहिए था, राइट? अब अपन इसको कमेटी के हिसाब से ना देखें और कंट्री के हिसाब से देखें, तो हो सकता है कुछ ऑफेंसेस इंडिया में पनिशेबल है और कुछ ऑफेंस अमेरिका में पनिशेबल है, बट इंडिया में नहीं है। अब कोई इंसान अमेरिका जाता है, कोई इंडियन सपोज, और कुछ ऐसी चीज़ करता है जो अमेरिका में पनिशेबल है, बट इंडियन को तो वो पता ही नहीं था, तो ऐसे में उसको पनिश करना सही है कि नहीं? नहीं। इसीलिए जो डिफेंडेंट होगा, फॉर एग्जांपल इंडियन अगर वहाँ जाके ऐसा कुछ ऑफेंस करता है जो इंडिया में पनिशेबल है एंड द पर्सन इज़ नोइंग दैट वो इंडिया में पनिशेबल है, हैंस उसको पनिशमेंट अलॉट की जा सकती है। फर्दर अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रिकॉर्डर कोर्ट्स और मेयर कोर्ट में डिफरेंस क्या था, क्यों हम लोग को लाने की ज़रूरत पड़ी एक सब्स्टिट्यूशन को, एक हमको रिकॉर्डर कोर्ट को लाना पड़ा मेयर कोर्ट को रिप्लेस करने के लिए। फिर सबसे पहली बात कि वहाँ पे लेमैन जो थे वो डील कर रहे थे, लेमैन इन द सेंस कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो डील कर रहे थे सारे डिस्प्यूट को, बट हमको एक प्रोफेशनल लाइक लॉयर्स की ज़रूरत थी, इसीलिए हमारे यहाँ कौन आया? रिकॉर्डर कोर्ट में। जो जूरिसडिक्शन था वो रिकॉर्डर कोर्ट का था सिविल, क्रिमिनल, इक्विटी, एक्लेस्टिकल, एडमिरल, बट यहाँ पे ओनली सिविल जूरिसडिक्शन वो डील करता था। अब ये जो रिकॉर्डर कोर्ट के थे, अब वो क्योंकि पर्सनल लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो जो रिलेटिव थे वो रिलेटेबल मानेंगे उस चीज़ को और वो चाहेंगे कि वो इस चीज़ का यूज़ करें। अगर मुझे लगेगा कि अगर मेरी कोई सुनने वाला है, अगर मेरे हिसाब से कोई चीज़ डिसाइड होने वाली है मेरे कंसर्न को लेकर के, तो मैं डेफिनेटली उससे रिलेटेबल मानूंगी। अगर वो मेरे पर्सनल लॉ से ही मेरी डिस्प्यूट को सॉल्व करता है तो मैं